नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे जो कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है 9 नवंबर 2025 को। उसके क्रम में आज का प्रैक्टिस सेट 12 है और सभी महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी साथी जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो साथियों, आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है अभी तक इन सभी प्रैक्टिस सेटों पर। तो साथियों, उसी के क्रम में आज प्रैक्टिस सेट 12 है और कुछ ही समय में 3 प्रैक्टिस सेट जो भी अब बच रहे हैं उनको भी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। जो कि पहला प्रश्न देखेंगे कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1985 में भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पश्चिम बंगाल में जंगल महल नामक क्षेत्र स्थित है। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पारितंत्र सेवाएं। अगला प्रश्न देखेंगे कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता यानी कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है। तो कौन सा राज्य है वो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सिक्किम। अगला प्रश्न देखेंगे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न करेरा अभ्यारण्य है कहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मध्य प्रदेश में करेरा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पेंच जो अभ्यारण्य है वो 2 राज्यों में विस्तृत है। जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यहाँ पर विकल्प सी यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंध रखता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। दूसरा, फॉर्म वानिकी व्यक्ति किसानों को अपनी खुद की फॉर्म भूमि पर अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में आप्लावी वन यानी कि डाइलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सुंदरवन में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मकई और सरसों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सरसों, क्योंकि सरसों जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्टॉक फार्मिंग है। तो स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, सूची का 1 का सूची 2 का से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 3, 1, 2, 4। तो आइए देखते हैं, जो कोणधारी वन है वो शाखालिन द्वीप पर, सवाना जो है वो ब्राज़ील पठार पर, और उष्ण मानसूनी जो है मलागासी से, और जो चपराल है वो कैलिफोर्निया से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मोलिसॉल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यह सभी जो है मृदा के प्रकार हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है घास, उसके बाद टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है कि मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है और सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कूट 1 एवं 2 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बाढ़ एवं सूखा। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उनको अपघटक कहा जाता है। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंध कौन है, सुश्री मेधा पाटकर। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, सोयाबीन, मूंगफली, रतनजोत, सूरजमुखी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रतनजोत जो है बायोडीजल के लिए रतनजोत की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है किससे, अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से और अधिक उत्पादन मूल्य से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अधिक तकनीकी सहायता से। गहत कुल्थी एक है, क्या है, घास कुल की फसल है, जलीय खरपतवार है, मृदा अपरदन अवरोधी फसल है और यह सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि यह एक मृदा अपरदन अवरोधी फसल है। भारत में कृषि आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1965 में भारत में कृषि आयोग स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 3, 4, 1 और 2। यानी कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी और सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन सा सुमेलन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कैंपबेल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश से, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू और कश्मीर में, बाकी गिर राष्ट्रीय पार्क जो है गुजरात राज्य से संबंध रखता है।
इस प्रश्न का भी सही सुमेलन बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान और जिला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 3, 4, 1 और 2। आइए यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किससे संबंधित है, तो यह जैसलमेर से। ताल छापर यह चूरू से। और फूलवाड़ी की नाल यह जो उदयपुर से। और बंद बारेठा जो है यह भरतपुर से संबंध रखता है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अमनगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखता। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला बंदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1, 3 और 4। यह बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1988 में यानी कि 1988 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भूटान में। इस प्रश्न का सुमेलन करना है, वन के प्रकार और प्रदेश से उनका संबंध बताना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 4, 3, 1 और 2। आइए देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तो पहले ये देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या जो है 4 से यानी कि तराई से। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या जो है गंगा के मैदान से। और अल्पाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है सह्याद्री प्रदेश से संबंध रखता है। यहाँ पर भी भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वार्षिक वर्षा से सुमेलन करना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का तीसरा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह दूसरा से यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा से संबंध रखता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर यानी कि 1 से। और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जो है यह 50 से 100 सेंटीमीटर। और निर्जल वन जो है यह 3 यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा के क्षेत्र से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी गेहूं की प्रजाति नहीं है, यानी कि कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका और कौशल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कौशल जो है गेहूं की प्रजाति नहीं है। बाकी कुंदन, कल्याण सोना और सोनालिका गेहूं की प्रमुख प्रजातियां हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो साथियों यह पूरे भारत को किया गया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रमुख जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। पहला टैगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी वर्गीकरण की धवलता परिमाण यानी कि एल्बिडो वैल्यू का घटता क्रम है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 4, 1, 3, 2। यानी कि सबसे पहले टुंड्रा, उसके बाद टैगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सबसे अंत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं एल्बिडो वैल्यू के क्रम में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं। दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीलियां बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, पॉपुलर, देवदार, चीड़, स्प्रूस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि
पॉपुलर का प्रयोग होता है। वह कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान का उपयोग पौधों के अध्ययन में किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उनका नाम जो है वार्मिंग था। और कब किया था? 1905 में। अगला प्रश्न देखेंगे खाद्य श्रृंखला के सही क्रम को चुनिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि घास, टिड्डा, मेढक, उसके बाद सांप और सबसे अंत में बाज। पर्यावरण की संपूर्णता अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फ्रेडरिक ने किया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA है क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एक निर्णय कारक साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मृदा के प्रमुख घटकों में निम्नतम आयतनात्मक संगठन वाला है कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कार्बनिक पदार्थ। अब यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं और एल्वोयुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि आल्वियोलाई यानी कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल आल्वियोलाई है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? पारितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं कि मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। आंखों के लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। अतः लेंस यानी कि रेटिना जो है दृष्टिपटल को स्पष्ट चित्र नहीं भेज पाता, जिससे वस्तुएं धुंधली या एकदम दिखाई नहीं देती हैं। वास्तव में मोतियाबिंद के समय आंखों की पुतलियों पर एक प्रोटीन की परत जम जाती है, जिससे दृष्टिपटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हार्मोन और उसकी जो स्रावित ग्रंथि है उसका सुमेलन यहाँ पर देखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 3, 4, 1 और 2। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। प्रोजेस्टेरोन जो है यह गर्भाशय महिला से संबंध रखता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष के अंडाशय से। और थायरॉक्सिन जो है यह थायराइड ग्रंथि से। और इंसुलिन जो है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में जो मानव भ्रूण का हृदय है वह कंपन करने लगता है, यानी कि उसमें मूवमेंट आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, जबकि यह पत्तियों का कार्य है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। साथियों, इस परीक्षा में कुछ मैथ्स के भी प्रश्न आने वाले हैं, तो मैथ्स के प्रश्नों को हम यहाँ पर स्किप करेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर मैथ्स की भी तैयारी साथ में कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि आप मैथ्स की भी तैयारी अपने स्तर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैथ्स के भी कुछ प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। बाकी जो UPG के कंप्यूटर, फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर लगातार करवाया जा रहा है। अब देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 66 से, यानी कि यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए कि एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक है। किसका एक समाकलित घटक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि एक्यूमुलेटर जो है CPU का ही एक समाकलित घटक है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चरणवार शोधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ऐसे कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया की सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आभासी वास्तविकता कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो साथियों यह प्रश्न पहले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर साइज नहीं रहता है। यहाँ पर आप जो स्पेलिंग है इसे ज़रूर देखिएगा कि लास्ट में SEIZE लिखा होना चाहिए, न कि SIZE। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसका जो है फुल फॉर्म अच्छे से याद कीजिएगा। ATM का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो साथियों इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो है जनरली बोला जाता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो लेकिन यह पूरा जो इसका सही फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलिखित किए बिना, यानी कि न्यू सेव एज ओपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सेव एज के द्वारा सेव की जा सकती है। वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि F5 प्रेस करके आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? यानी कि मेल मर्ज, वाइट एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश, छटाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मेल मर्ज जो है स्प्रेडशीट के विश्लेषण में उपयोगी उपकरण नहीं है। यह जो है वर्ड में यूज किया जाता है। Ctrl+D कुंजियाँ दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यानी कि Ctrl+D दबाने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फॉन्ट। यहाँ पर लिखा है कि खालिस्तान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनका इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ऐसे ईमेल्स को जो अनवांटेड ईमेल्स आते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है, यानी कि विंडोज, यूनिक्स, डॉस और मैकेफी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह मैकेफी, क्योंकि मैकेफी जो है एक एंटीवायरस है, बाकी विंडोज, डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। CMOS का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पूरक धातु ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। CMOS का पूरा नाम है, यानी कि इसे अंग्रेजी में देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर CMOS का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि रामपुर में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 57.20%। किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो किशोरी बालिका योजना जो है वह 300 दिनों
के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान शुरू किया गया था। नीचे दिए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो लखनऊ है वह एक छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है और काकोरी जो है नगर पंचायत है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भोटिया में जनजाति है उसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जिगर जो है गोरखपुर से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी आमिर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से और जोश मलिहाबाद से संबंध रखते हैं। जिगर का संबंध मुरादाबाद से है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रामनगर जो बनारस में स्थित है वहाँ पर रामलीला का मंचन 31 दिन तक किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुल 8 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है यानी कि किन शहरों को जोड़ता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा को यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर करवाया जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर देखते हैं चुर्क जो है सीमेंट से, चुर्क और डल्ला सीमेंट से, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ जो है ताला के लिए और मेरठ जो है खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बरेली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि झांसी जो है औद्योगिक केंद्र है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो वाराणसी है वो संस्कृति एवं धर्म से संबंध रखता है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग से संबंध रखता है। साथियों, जब भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ज़्यादातर नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जल्दीबाजी में अपना उत्तर नहीं देना है, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ना है, उनके विकल्पों को पढ़ना है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1972 में। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई करती है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का पूरे भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि धान और गेहूं।
तो साथियों इस तरह से हमने जो प्रैक्टिस सेट 12 है उसके सभी 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पर देख लिया। और कुछ साथियों का जो कमेंट था कि सर आप मार्क करते चलिए, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उन प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको भी मैं मार्क करता चलूँ। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी 9 नवंबर को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं वो इन वीडियो को जरूर देखेंगे शुरुआत से, जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, तो निस्संदेह साथियों आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिवीजन टाइम में इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सहयोग मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को यानी कि एग्जाम फर्स्ट चैनल को साथियों ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। आपका शुभचिंतक एग्जाम फर्स्ट चैनल। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।